हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात आती है एग्ज़ाम की। और अगर हम एग्ज़ाम को थोड़ी देर के लिए साइड भी रखें, अगर आप करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर इकोनॉमी सेक्शन आते ही आपको थोड़ा डर आता है कि ओके ये क्या टर्म्स हैं, क्या मतलब है, तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है तो आजकल हमारे चैनल पे ये जो कोर्स चल रहा है इसमें हम लोग बेसिक्स क्लियर करते हैं। जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और अब जो हमने अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज मोर अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जब आप यूपीएससी का सिलेबस खोलेंगे, मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रूशियल टॉपिक है। और अगर आप साथ में पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हमेशा होगा अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, किसी ना किसी फॉर्म में होगा, पर क्वेश्चन जरूर होगा, या तो करंट अफेयर होगा या आपका स्टैटिक पोर्शन होगा, बट होगा। सो इसीलिए हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो में अपने लेक्चर 1 में इस टॉपिक के हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लेबर फोर्स में कौन लोग होते हैं, पॉपुलेशन में जो लेबर फोर्स में आते हैं, या ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा इस टॉपिक का। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की, हमें पता चल गया पिछली वीडियो देख के कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके की होती है या किस रीज़न से होती है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। ऑल्सो आपके लिए एक क्विक टिप या एक क्विक सजेशन कि जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कभी भी न्यूज़पेपर में आए और आप देखें कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है या एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, तो उसके साथ में हमेशा न्यूज़पेपर में आर्टिकल में लिखा होता है कि ये डेटा किसने पब्लिश किया या किसने बताया। आई मीन विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, किस सर्वे ने निकाला है या किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, हमेशा उस चीज़ को अंडरलाइन करके अपने नोट्स में लिख लिया करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मेरी एक एडवाइस थी आपको चैप्टर या ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बोर्ड विच इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी कुछ टाइम पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी तो न्यूज़पेपर में, और अगर आपने लाइव मिनट सब्सक्राइब किया है, सो मैंने आपको बताया था उसके लास्ट 2 पेजेस में इकोनॉमी को लेके बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, जहाँ पे बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट या जानी मानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके लोग जो हैं वो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं रिगार्डिंग देयर ओपिनियंस एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एज वेल। सो उसमें वो लोगों ने बहुत डिबेट किया था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी ये स्ट्रक्चरल थी या नहीं थी। सो उसके लिए अगर मैं ये आर्टिकल पढ़ूँ कि इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज हैपनिंग करंटली और द करंट सिनेरियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इट स्ट्रक्चरल और नॉट, अगर मैंने ये आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या मतलब ही क्या है स्ट्रक्चरल का, तभी तो मैं समझूंगी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। आपसे कोई बोल दे कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है क्या वो स्ट्रक्चरल है, आप मुझे बोलोगे भाई पहले ये तो बता दो कि स्ट्रक्चरल होता क्या है। दिस इज वाई हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वील फोकस ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस किसको कहते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चेंजेस बताती हूँ, जैसे पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती जाए, अगर ठीक है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, या फिर फॉल इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था उसमें फॉल आ गया है, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल बूम आ गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका अब उस टेक्नोलॉजी को जो जानते हैं सिर्फ वो लोग ही एम्प्लॉयड होंगे, या इन चेंजेस को, और यहाँ पे एक्सेट्रा भी लिखा है, यानी सम अदर काइंड ऑफ चेंजेस एज वेल। तो ये सारे चेंजेस जो हैं इनको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब जब आपका स्ट्रक्चर हिल रहा हो। स्ट्रक्चर कैसे हिलता है? आपकी पॉपुलेशन है, आपकी जितनी पॉपुलेशन है उससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई रैपिडली, तो ये आपका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है आपकी इकोनॉमी का वो हिल गया पॉपुलेशन बढ़ने से। टेक्नोलॉजिकल चेंज आने से स्ट्रक्चर आपकी इकोनॉमी का चेंज हो गया, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम हो जाने से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस। और जब अनएम्प्लॉयमेंट इन स्ट्रक्चर्स चेंज
चेंज होने की वजह से आती है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों लॉन्ग टर्म होती है? क्योंकि कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसा चीज जो आपके पूरे बेस को हिला रहा है, जो आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को हिलाने की पावर रख रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आया है, अब पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ गई, अब तो बढ़ गई ना, तो अब वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है वो इतनी आसानी से तो कम नहीं हो जाएगी, यानी टाइम लगेगा चीज़ों को। इसीलिए लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि जो चीज़ आपकी रूट को हिला सकती है वो चीज़ को कम करने में आपको टाइम लगेगा। सो दिस इज लॉन्ग टर्म नेचर। स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका वो लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हाई प्रपोर्शन ऑफ यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी, जितनी भी, बिकॉज इंडिया में आपको मालूम है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। और ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है एक तरीके की। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर हिला हुआ है, आपका स्ट्रक्चर यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो उस बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको बहुत सारी पॉलिसीज चाहिए, आपको बहुत सारे चेंजेस चाहिए, और इतने सारे चेंजेस विद इन वन नाइट नहीं हो जाते। हर चीज को, हर चेंज को थोड़ा टाइम लगता है, विच इज वाई इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड विच इज वाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड आई होप आपको ये क्लियर है। इफ एट ऑल फिर भी कोई डाउट रह जाता है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं शॉर्ट वीडियोज में और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो ऐसा होता है कभी कभी कि आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, आपने वो जॉब करी 2 साल 3 साल, उसके बाद अब आपको लग रहा है कि आपका सैचुरेशन आ गया इस कंपनी में, नाउ यू नीड टू स्विच टू अनदर कंपनी टू रेज योर ग्राफ। बिकॉज क्या होगा, एक कंपनी में काम कर रहे हो 3 साल से, अब उस कंपनी में आपको पता है इस लेवल से ऊपर आपका ग्राफ नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा सैलरी आपकी नहीं बढ़ सकती है, इतनी सैलरी मैक्सिमम थी जो आपकी बढ़ गई, तो आपका ग्राफ जो है वो सैचुरेशन पे आ गया, आपका ग्रोथ ग्राफ, ठीक है। लेकिन अब अगर आप नई कंपनी में जाओगे, नई जॉब ट्राई करोगे, तो हो सकता है आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हो और आपकी सैलरी अब जितने पे वहाँ पे खत्म हुई थी वहाँ से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो। सो आपको अपनी लाइफ में एक जंप चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए, ठीक है। सो जब आप सैलरी इंक्रीज के कारण या और बेटर लाइफ के कारण, बेटर अपॉर्चुनिटी के कारण, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रीजन से जब आप जॉब स्विच करते हैं, ऐसा होता है कभी कभी कुछ लोगों के केस में कि आपने एक जॉब छोड़ दी, वो जॉब जब आपने छोड़ी तो उस जॉब को आपने मे बी अप्रैल में छोड़ दिया और आपकी न्यू जॉब जो है वो अगस्त में शुरू होने वाली है। सो अगर अप्रैल और अगस्त है तो आप अप्रैल तक एम्प्लॉयड थे पुरानी कंपनी में, अगस्त से आप एम्प्लॉयड हो गए न्यू कंपनी में, बची जो अप्रैल से अगस्त तक का टाइम है, ये टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड हो। और इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का आपका चेंजेस आ जाता है व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इन सर्च ऑफ बेटर सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। दैट इज व्हेन जो गैप आता है आपका एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच का, अप्रैल से अगस्त तक का ये जो गैप है, अब आप घर पे बैठे हो, मे बी आप चिल कर रहे हो, ऑब्वियसली आपने बहुत काम कर लिया एक जॉब में, आपको पता है अगस्त से न्यू जॉब शुरू होने वाली है, तो आप प्लान करोगे चलो यार इन महीने अब मैं फ्री हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, चिल करेंगे, घूमने जाएंगे, सब करो, लेकिन कहने के लिए आप फिर भी अनएम्प्लॉयड ही हो। सो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन वुड बी अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है आपका बेसिकली अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मैन पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्किल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है मैन पावर का। इसका मतलब है कि अगर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप डॉक्टर हो लेकिन आपको डॉक्टर की जगह क्लर्क का काम करना पड़ रहा है अपने ही क्लिनिक में, तो जितने टाइम आप डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर आप वो सर्विस कर सकते हो, आप वो टाइम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सो आपकी जो मैन पावर है एज अ डॉक्टर वो अंडर यूटिलाइज्ड है।
ठीक है, ये हो गया। और आपका स्किल जो है एट द सेम टाइम वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो क्लर्क का काम ना करो अपने क्लिनिक में और आप एक क्लर्क हायर कर लोगे तो क्या होगा, उससे आप पूरा टाइम अपनी डॉक्टरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उस वजह से आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा एंड आपका स्किल भी यूटिलाइज होगा, जो कि अभी क्योंकि आप एक साथ 2 रोल परफॉर्म कर रहे हो इस वजह से अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, सो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहाँ पे आपका स्किल और आपके टाइम के बेसिस पे आपकी मैन पावर जो है दैट इज अंडर यूटिलाइज, दैट इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ठीक है, सो ये होती है आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट आ जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज, सो इकोनॉमी में ना फेजेस होते हैं। आपकी इकोनॉमी मोस्टली कभी बहुत लंबे टाइम तक एक फेज में नहीं रहती। सो कभी होता है बूम कंडीशन है, कभी होता है डिप्रेशन है, कभी होता है रिसेशन है, फिर होता है बूम कंडीशन है। तो ये ना एक तरह का आप देख रहे हो, ये एक तरह की ना इकोनॉमी साइकिल में मूव करती रहती है एंड दिस इज कॉल्ड लाइक इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल में क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी एक फेज है जब ग्रोथ बहुत अच्छी है, बिल्कुल बूम पे चल रही है, फिर हो रहा है डिप्रेशन आ रही है इकोनॉमी में, रिसेशन आ गई है, क्राइसिस आ गया है, फिर बूम पे जा रही है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल। और इस बिजनेस साइकिल के होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। आपका लिखा है इकोनॉमी अंडरगोज द साइकिल ऑफ बूम, डिप्रेशन, क्राइसिस। इस तरह की चीज़ों को बिजनेस साइकिल कहा जाता है एंड इसका जो रूट कॉज होता है ना वो होता है लैक ऑफ अग्रीगेट डिमांड। लैक ऑफ अग्रीगेट डिमांड यानी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, लैक है आपकी डिमांड में, उस रीज़न से क्या होता है बिजनेस साइकिल होती है और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जिसका रूट कॉज होता है लैक ऑफ अग्रीगेट डिमांड। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट कौन से तरीके की होती है? नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट आपकी होती है व्हेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, फिर बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में। सो पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन फेस, यानी ऑन फेस आपको दिखने में लग रहा है कि एक सामने वाला एम्प्लॉयड है, सामने वाला काम कर रहा है। ठीक है, बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन और नेशनल इनकम इज जीरो। पर ना उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, यानी आपको लग रहा है कि ये सामने वाला तो जॉब कर रहा है, सामने वाला तो काम कर रहा है, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है नेशनल इनकम में। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका ये मतलब है कि क्या होता है उस पर्टिकुलर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है, या जो एडिशन है वो ज़ीरो है। क्या मतलब हुआ मेरा इससे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये सिनेरियो मेजरली देखा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर में। इंडियन एग्रीकल्चर में भी कैसे, एक फार्म लैंड है, उस फार्म लैंड पे शायद 4 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, 4 लोग वहाँ पे काम करेंगे तो प्रॉपर आउटपुट आएगा। ठीक है, एक 5वां बंदा हायर कर लिया, उस 5वां जो 5th लेबर आई उसकी वजह से आउटपुट जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ। तो यानी वो 5th लेबर का अपना जो कंट्रीब्यूशन था आउटपुट इंक्रीज में वो कितना था? 2 यूनिट्स। यानी भाई उसने तो कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में, उसने 2 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन किया नेशनल इनकम में, आपकी प्रोडक्शन में। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने 6th लेबर हायर की, उस 6th लेबर के होने पे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जीरो हुआ और आउटपुट उतना ही था जितना 5 लोग थे तब भी आउटपुट सेम था और 6 लोग आए तो भी आउटपुट सेम था। यानी 6th मेंबर के ऐड होने से कोई भी आउटपुट में एडिशन नहीं हुआ। यानी आपको लग रहा है वो 6th लेबर से बात करके कि भाई ये तो एम्प्लॉयड है, ये तो फार्म पे जा रहा है, ये तो खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन वो जो 6th बंदा है उसकी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो उस अपने बंदे की जो अपनी एडिशन है, जो वैल्यू एडिशन है प्रोडक्शन में, वो जीरो है। ठीक है, तो ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेजरली कहाँ देखी जाती है? इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, देन आ जाता है आपका नेक्स्ट एजुकेटेड या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ क्या लिखा है? अ पर्सन एजुकेटेड और ट्रेन्ड एंड स्किल्ड either seek employment available for work but fails to obtain job suited to his qualification। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि
एक कोई भी एक बंदा है, बहुत एजुकेटेड है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, आप बहुत स्किल्ड हो, आपने बहुत क्वालिफिकेशन हायर ले ली है, आपने ग्रेजुएशन की, आपने मास्टर्स की, ठीक है, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने बहुत क्वालिफिकेशन ले ली। अब आप मार्केट में गए जॉब के लिए, आपको लगा कि आप तो इतने वेल क्वालिफाइड हो, सो यू डिजर्व अ वेरी गुड पोस्ट और अ गुड जॉब, ठीक है, पर वहाँ पे आपको लगा कि आपकी क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक ग्रेजुएट को मिल रहा है उतना ही आप पीएचडी कर लो तो आपको भी उतना ही मिल रहा है। सो यानी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस लायक आपकी जॉब नहीं है। सो व्हेन यू आर नॉट कन्विंस्ड एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर द जॉब कि आप पीएचडी करके भी 3 लाख पर एनम की जॉब नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, इतना क्वालिफिकेशन हासिल किया है just to get a better job, you have worked so hard, so why would you settle down for 3 lakh per annum when even a graduate is getting that income? ठीक है, so अब क्या हुआ, आप जॉब नहीं करते क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूट नहीं कर रही जॉब। जो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन ज़्यादा ले ली होती है, आप ज़्यादा स्किल्ड होते हो, ज़्यादा ट्रेंड होते हो, पर आपको अपने लायक जॉब नहीं मिल रही होती, तो इसलिए आप जॉब नहीं कर रहे होते। दिस काइंड ऑफ होल सिनेरियो और द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस टाइप इज नोन एज एजुकेटेड या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग नहीं काम कर रहे हैं तो कौन काम करेगा? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको उनके लायक जॉब नहीं मिल रही है फॉर एनी रीजन, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब दे डिजर्व जस्ट बिकॉज दे वर्क सो हार्ड एंड दे आर सो क्वालिफाइड। मतलब आप सोच के देखो, लॉजिक बना के देखो कि क्या कैसी बात हो रही है यहाँ पे इंडिया में, कि क्या हो रहा है कि आप क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे हो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि आपके लायक जॉब्स नहीं है। सो दिस इज लाइक irony, but this happens, so we have to study about it. Sad part, but this is called educated or open unemployment. ठीक है, then there's also a technological unemployment kind of a thing. We have covered it in structural one, but एक आपको कुछ बुक्स में अलग से भी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर अचानक से चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है, या सडनली सारे ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव हो जाते हैं, या जीएसटी सिस्टम आ गया था जैसे, सो कई लोगों को उसका समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोग थे जो इस फील्ड में एंटर हो गए, या बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। सो दिस इज व्हाट हैपेंस अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, और फिर जिन लोगों को वो टेक्नोलॉजी नहीं आती उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाए, तो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कही जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो इस वजह से उन बेचारों की जॉब चली गई और उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या वो उनको मिल नहीं रही क्योंकि उन्हें वो टेक्नोलॉजी नहीं आती यूज़ करनी। सो दिस इज द रीजन, एंड दिस इज ऑल्सो इन सम बुक्स मेंशन्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर, बट आई एम कवरिंग इट बिकॉज मैंने कुछ जगह पढ़ा था कि ये कुछ बुक्स में ये चीज़ है, सो आपको पता होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग यू विद इट, ठीक है। देन देयर इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नीदर सीक एम्प्लॉयमेंट नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है भाई, काम है, काम आ रहा है मेरे पास, मुझे दिख रहा है काम है, मेरे पास रोज जॉब ऑफर आ रहे हैं, ना ही मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हूँ, ना ही मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, भाई सॉरी, ठीक है। आप रोज मेरे पास अपॉर्चुनिटी ला रहे हो, आप रोज मुझे बोल रहे हो कि आपको ये जॉब कर लो, आप ये जॉब कर लो, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, काम ही काम अवेलेबल है मेरे पास, पर मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरे को जॉब, ना मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ना मुझे जॉब करनी है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से, वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से मेरे पास कितना ही काम हो, पर ना मुझे करना, ना मैं जॉब देख रही हूँ, ना मुझे करनी है, तो प्लीज़ स्टे आउट। ये वाली ये जो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपके आगे, कि इवन दो एडिक्वेट वर्क और एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल, बट स्टिल I am not like neither seeking employment nor available for work. This kind of unemployment is known as voluntary unemployment. And also ऐसे लोग जो voluntary unemployment के पार्ट होते हैं, they are basically not part of labor force. हुआ part of labor force, labor force क्या होता है, non labor force क्या होता है, सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, so you should know it well. तो ये लोग जो होते हैं voluntary unemployment वाले, ये लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि भाई ये जॉब ढूंढ ही नहीं रही, ये अवेलेबल ही नहीं है जॉब के लिए, तो इनको देखो ही मत, ठीक है। सो ये होती है आपकी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। विद दिस आई होप आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, प्रीलिम्स एग्जाम में
प्रीलिम्स एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड मेंस में मे बी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट समवेयर और द अदर यू वुड हैव टू मेंशन कि अच्छा इकोनॉमी में ये चल रहा है तो ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, तब ये काम आ सकता है आपके बेसिक क्लियर करने में, या ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है, कहीं भी काम आ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कैसी कैसी हो सकती हैं। एंड विद दिस टॉपिक इज़ ओवर। ऑल्सो हमारे चैनल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के सारे पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, आपको कोई भी कोर्स देखना है, मैंने सबका ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में मैंने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का, फेसबुक चैनल का, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। स्पेशली टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, डिस्कशन होगा। सो वॉट एवर यू आर विलिंग फॉर, यू विल गेट देयर। एंड until the next time we meet, take care and bye bye.